नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो बिल्कुल आज आईसीटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आईसीटी बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका एक कह सकते हैं कि पार्ट है और बहुत सारे हमारे ऐसे नॉन टीचिंग वाले पेपर हैं जिसमें कि आईसीटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि एक वीडियो में आपको आईसीटी के ऊपर भी अलग से करवाऊँगी कि आईसीटी है क्या? कैसे कॉन्सेप्ट में आया? कैसे आईटी से आईसीटी बना ये? या कम्युनिकेशन होता क्या है? क्योंकि अ, एक चीज़ मैंने हमेशा आपको बोली है कि हमें नहीं पता है कि एग्ज़ामिनरी बॉडी हमसे क्या क्वेश्चन्स पूछने वाली है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सवालों का फॉर्मेशन क्या है। अगर आप सबको ध्यान में है केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर अभी हाल-फिलहाल में हुआ, उसमें हालाँकि आप ये भी जानते होंगे कि अलग से जो है सवालों का जो फॉर्मेशन नहीं रखा गया। इन्होंने सवालों को टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ आईसीटी का टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ जोड़ कर के सवाल पूछा या फिर कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन कैसे क्लासरूम को और इफ़ेक्टिव बनाती है? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गईं। काफ़ी सारे बच्चों का ये डिमांड था कि मैम जो सिलेबस में टॉपिक वाइज़ दिया गया है उसको वैसे पढ़ाइए, तो वो भी बिल्कुल मैं आपको करवाऊँगी। वो बिल्कुल 1 से 2 क्लासेस की वो बात है, वो कवर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आईसीटी में बहुत इम्पोर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में पूछे ही जाते हैं। अभी हाल-फिलहाल में एनटीयूजीसी नेट का भी पेपर हुआ तो आईसीटी में भी काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए, तो मैंने वो भी आपको कवर करा दिया है। स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक क्या होता है, तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और हर बार की तरह वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ क्वेश्चन ऑफ द डे को लेकर के, कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए क्या है और जो मैंने पिछली स्लाइड में सेट में आपसे पूछा था और आखिर में हर बार की तरह आपसे बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर को अटेंड करने के बाद कितना हम असेस कर पाए हैं, ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने लास्ट सेट में आपसे पूछा था। सवाल मैं पढ़ देती हूँ, कह रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन वेब कंटेंट डेवलपमेंट लैंग्वेज। ध्यान रहे किसकी बात हो रही है? लैंग्वेज की बात हो रही है। Typically refer to a suite of technologies that allow developers to store data in a readable format। ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है। कमेंट करके मुझे बताइए कि कंप्यूटर की भाषा जो लैंग्वेज हम समझते हैं, उस भाषा का नाम क्या है? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वहाँ से सवाल बनता भी है, हालाँकि मैं आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी आपसे कर लूँगी। तो यहाँ पर क्या है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि जो डेवलपर्स को एक पठनीय प्रारूप में डेटा संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो एचटीएमएल है, एचटीएमएल से बहुत बार इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है। ज़रा बताइए कि एचटीएमएल क्या है और कैसे काम करता है, फुल फॉर्म क्या है? या फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्सएसएल है, एक्सएमएल है या पीएचपी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नेक्स्ट जनरेशन वेब कंटेंट डेवलपमेंट लैंग्वेज है, उसको रीडेबल करने के लिए फॉर्मेट को, डेटा को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर एक्सएमएल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जिसका मतलब यहाँ पर मैं बता भी देती हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि मैम आप यहाँ पर मार्क नहीं करती हैं जवाब को। ये रहा आपका, ठीक है, थर्ड वाला सही है, एक्सएमएल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एचटीएमएल नहीं है, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कएबल जो इसका मार्कअप है लैंग्वेज का, उसकी बात की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी इसके ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में इन्होंने अलग से एब्रिविएशंस को लेकर के एक अलग से टर्म बनाई है जिसमें कि सिर्फ फुल फॉर्म से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंस किया जा सकता है, मार्कअप है लैंग्वेज का जो कि रीडेबल फॉर्मेट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डेटा को, तो काफ़ी सुविधा है इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन रीडेबल है ये। इसके साथ-साथ क्या है, मशीन रीडेबल। तो मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा था कि भाई कंप्यूटर की जो भाषा है, लैंग्वेज वो क्या है? तो वो सिर्फ़ क्या है? मशीनी लैंग्वेज है, जिसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसको केवल कंप्यूटर ही रीड कर सकता है या अदर कोई जो सिस्टम है वो रीड कर सकता है। लेकिन एक्सएमएल की खास बात ये है कि ह्यूमन रीडेबल तो है ही, साथ में मशीन रीडेबल भी है और साथ में यहाँ पर आप फॉर्मेट्स को स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर डाटा लॉस लॉस हो गया है तो दोबारा से उसको आप रीगेन भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स को एनकोड करने के काम आता है। डिकोड एनकोडिंग आपने सुना होगा कम्युनिकेशन में, तो इसको एनकोड करने के काम आता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ पाएँगे, नीचे भी लिखा हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब मैंने दिया है, जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में। मैंने आपसे यहाँ पर 2 सवाल पूछे हैं। कंप्यूटर की भाषा को किस नाम से जाना जाता है और HTML की फुल फॉर्म क्या है? ये सवाल पेपर में हमेशा आता है, तो ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय टू रन इनसाइड अ वेब पेज। यानी कि जावास्क्रिप्ट को वेब पेजों के अंदर डालने के लिए या चलाने के लिए किसके द्वारा विकसित किया जाता है? जावास्क्रिप्ट, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप अपने सिस्टम को ओपन करते हैं तो कई बार एक ऐसे फॉर्मेट्स खुलते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के नाम से जाने जाते हैं। कई बार अगर आपने साइड क्लिक करके देखा होगा अपने माउस के द्वारा, तो वहां पर भी जावास्क्रिप्ट की एक ऑप्शन आती रहती है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, सन के द्वारा, ठीक है, ओरेकल की बात की जा रही है यहाँ पर, नेटस्केप की बात की जा रही है, नन ऑफ द दीज की बात की जा रही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आप सबको ध्यान में होगा, है ना, जो कि कुछ इस तरीके से बनाया जाता है आपके सिस्टम पे। तो माइक्रोसॉफ्ट के पीछे ना एक छोटा सा यहाँ पर एक डॉटेड लिखा रहता है, जिसका नाम क्या है? नेटस्केप। ठीक है, यहाँ पर नहीं, मैंने इमेज नहीं डाली है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे अगर आपने अपना सिस्टम खोला होगा, लैपटॉप खोला होगा, तो वहां पर बहुत सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर भी मेंशन होता है ये। तो छोटा सा डॉटेड एकदम माइक्रोसॉफ्ट के नीचे लिखा होता है डॉट नेट, या फिर वैसे डॉट नेट हमेशा लिखा होता है, बट उसको फॉर्मली जानते हैं डॉट नेटस्केप के नाम से, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट क्या है, डेवलप की जाती है, रन की जाती है। और ये है क्या? नेटस्केप एक कम्युनिकेशन का माध्यम है ना, जो आपसे संचार करता है। कॉर्पोरेशन एंड वाज अमेरिकन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सर्विसेज। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन, हेडक्वार्टर है यहाँ पर, आप देख भी पा रहे हो, ये एक स्वतंत्र कंपनी है जिसका मुख्यालय माउंटेन व्यू में है, कैलिफोर्निया में। मुझे कमेंट करके बताइए कि कैलिफोर्निया में एक बहुत ही महान और बहुत रिनाउंस संस्था है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर नेटस्केप का जो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर है वो माउंटेन व्यू में है। ये व्यू वो वाला व्यू नहीं है, नाम है जगह का। ठीक है, कैलिफोर्निया में है। और नेटस्केप का जो नाम है वो सिस्को सिस्टम्स का एक ट्रेडमार्क था, ठीक है, जिसे कंपनी को दिया जाता था विकिपीडिया के द्वारा। जैसे कि आप सबको ध्यान में होगा कि जैसे विकिपीडिया का हम यूज करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा कॉर्पोरेट तरीके से समझने के लिए जो कॉर्पोरेट कंपनियों में यूज किया जाता है, उसका भी हम नेटस्केप में यूज करते हैं। ट्रेडमार्क होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपसे पूछा गया, कह रहे कि टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कन्वर्ट XML इनटू HTML। अभी अभी हम पढ़ रहे थे ना, तो HTML मुझे बताना है कि आपको है क्या, XML है क्या। एक्सटेंसिव की बात की थी हमने अभी अभी, जिसको अभी आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये सारा सवाल हमने डिस्कस किया था। XML, XML क्या था? एक्सटेंसिव क्या है? एक्सटेंड कर रहा है, मार्कअप कर रहा है भाषा को, जिसको जो ह्यूमन बींग्स है वो तो पढ़ ही सकते हैं, साथ में यहाँ पर मशीन भी पढ़ सकती है ना। तो ये क्या है? पोर्टेबल है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। ह्यूमंस के साथ साथ यहाँ पर मशीन्स भी, यानी कंप्यूटर्स भी आपके पढ़ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए XML को HTML में, है ना, उस तकनीक का उपयोग किया जाता है क्या बदलने में? मान लो आपने यहाँ पर भाषा को HTML में कन्वर्ट किया, तो आप उसको तकनीक को किस नाम से जानते हैं? CSS के नाम से, PHP के नाम से, या फिर XHTML के नाम से, या XSL के नाम से, नन ऑफ द दीज के नाम से। जब आप यहाँ पर XML को यूज करते हैं, कहाँ से HTML में यूज करते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं XSL के नाम से। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है यहाँ पर? अगेन जो टर्म है यहाँ पर एक्सटेंसिव क्या है? स्टाइल शीट लैंग्वेज है, यहाँ पर यूज्ड होती है। फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एंड रेंडर द XML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कंप्यूटिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, दस्तावेजों को बदलने और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है, लैंग्वेज और शब्दों को। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सवाल आपसे पूछा गया है कि एक विशेष डेटाबेस है, एक स्पेशल डेटाबेस है, क्या होल्ड कर रहा है? इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो, अबाउट द कंप्यूटर्स यूज्ड। ठीक है, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर के जो उपयोगकर्ता हैं उनके द्वारा स्थापित कार्यक्रमों और हार्डवेयर उपकरणों के बारे में जानकारी रखता है। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ कि कह रहे हैं कि एक स्पेशल डेटाबेस है, उसका नाम आपको बताना है कि वो स्पेशल डेटाबेस कौन सा है, जो कि इंफॉर्मेशन रखता है किसके बारे में? कंप्यूटर्स यूजर्स के बारे में, जो कि इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम्स को, यानी सॉफ्टवेयर को, और साथ में हार्डवेयर डिवाइसेस को। उसका नाम क्या है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी नाम है उसका। ठीक है, जो हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में बताता है।
या फिर इनिशियलाइजेशन फाइल है, यानी कि आरंभीकरण फाइल, यानी कि आपने इनिशियल लेवल पर कोई फाइल यहाँ पर जो है इनपुट की और वहां से आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आउटपुट मिल रहा है। कंपाइल करता है हेल्प मॉड्यूल को, ठीक है, या फिर विंडोज रजिस्ट्री है। जैसे हम कई बार विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ध्यान नहीं, हम एक इनपुट डालते हैं और वहां से एक आउटपुट हमें मिलता है जो कि विंडो को रीइंस्टॉल करता है कई बार, या फिर नन ऑफ द दिस है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन 4 है, ठीक है, विंडो रजिस्ट्री की जो हम बात करते हैं, भाई विंडो के माध्यम से हम कहते हैं ना, विंडो खराब हो गई है, विंडो क्रश हो गई है, विंडो ही इंस्टॉल नहीं हो रही, विंडो को अपडेट करना है, तो ये है विंडो रजिस्ट्री, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा होगा। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी सिर्फ सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर है आपके सॉफ्टवेयर, उसके बारे में जानकारी देती है। इनिशियलाइजेशन फाइल जैसा कुछ होता नहीं, कंपाइल हेल्प मॉड्यूल का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर हार्डवेयर के साथ। तो यहाँ पर विंडो रजिस्ट्री क्या काम करती है, विंडो रजिस्ट्री आप इनपुट भी कर रहे हैं और आउटपुट भी दे रही है आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है। तो आप ये देख भी पा रहे होंगे, ये कई बार ये तो कॉमन स्क्रीन है जो आपको नजर आ रहा है विंडोज का, विंडो एक्सपी भी बहुत बार आपने सुना होगा, तो उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कह रहे हैं कि एंड कन्वर्टर्स ऑल द सोर्सेज कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है, एंड क्रिएटिंग एन एक्सक्यूटेबल फाइल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको नाम बताना है कि ऐसी कौन सा कन्वर्टर है। कन्वर्टर मतलब बदलाव, हमने पढ़ा ना भी, XML को हम HTML में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और यहाँ पर हम जो आपकी मशीनी लैंग्वेज होती है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, XML में यूज करते हैं, जो ह्यूमन और बाकी जो मशीनी लोग मशीनी सिस्टम है आपके वो भी रीड कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही आप कह रहे हैं कि कन्वर्टर है, यहाँ पर कन्वर्टर है जो सारे के सारे सोर्सेस को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मान लो कोई आपने यहाँ पर अपने सिस्टम को कोई इनपुट दिया और बाद में उसको मशीनी कोड लैंग्वेज में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, उसको एक्सिक्यूटेबल फाइल को आप किस नाम से जानते हैं, लिंकर के नाम से, कंपाइलर के नाम से, असेंबलर के नाम से, इंटरप्रिटेटर के रूप में, या फिर नन ऑफ द दिस के बारे में। ये बहुत बार आपने सुना होगा, जो CBSE वाली आपकी किताब है क्लास 11th वाली, उसमें भी ये सवाल बहुत बार पूछा गया। तो कंपाइलर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो मशीनी लैंग्वेज मैंने आपसे पूछी ना, कंप्यूटर की जो भाषा है किस नाम से जानी जाती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है ना। तो इन दोनों को कंपाइल करने का काम क्या बोलते हैं, कंपाइलर, जिसको कंपाइलर एरर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंपाइलर करता क्या है, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, प्रोग्राम को राइट करता है हाई लैंग्वेज से लेकर के लो लैंग्वेज में, ताकि सिस्टम जो है आपका, कंप्यूटर सिस्टम है, फोन सिस्टम, उस डेटा को रीड कर पाए, ठीक है। जैसे हमारी एक भाषा होती है ना, बिल्कुल वैसे ही सिस्टम्स की भी अपनी भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, समझ में आ गया होगा आपको, ये वाला सही है इसका, कंपाइलर नाम से ही समझ में आ रहा है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछ रहा है कि डैश आर द टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग OS कमांड्स, आपसे इसके फुल फॉर्म पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। पार्ट फाइलों को इसमें OS कमांड्स में जो कन्वर्ट करता है टेक्स्ट फाइल्स को, ठीक है। वर्ड फाइल्स आपने सुना होगा, है ना, एक तो प्रेजेंटेशन जहां हम बनाते हैं उसकी बातें हो रही है, वर्ड फाइल्स भी होती है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसको कमांड कौन देता है कंटेन करने के लिए, इनिशियलाइजेशन फाइल्स देती हैं, बैच फाइल्स देंगी, या एक्सिक्यूटेबल फाइल्स देंगी जो उसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, या हेल्प फाइल्स देंगे, नन ऑफ द दीज होती हैं। तो हेल्प फाइल जैसा तो कुछ देखो होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बैच फाइल्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि टेक्स्ट फाइल्स को कंटेन करना है आगे QoS कमांड्स में, ताकि जो आपका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी इसको पढ़ पाए। आप पढ़ भी पा रहे होंगे कि बैच फाइल्स होती क्या, जैसे यहाँ पर देखिए आपने समझ में भी आ रहा होगा कि बैच फाइल एक ऐसी स्क्रिप्ट फाइल होती है जो कि स्टोर करती है कमांड को, या आपने कोई कमांड दी, जैसे मान लो आपने सिस्टम को माउस से कमांड दिया शट डाउन करने का, तो आपने शट डाउन किया, उसके 10 सेकंड बाद सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है। इट मीन्स आपने कमांड दिया, उसको बाद में एग्जीक्यूट किया, है ना, और सीरियल ऑर्डर्स में उसको आपने रिप्रेजेंटेशन दिया। भाई जहां पर भी वो सिस्टम जाकर के शट डाउन होता होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने अचानक से जाकर के उसको शट डाउन कर दिया, सिस्टम में कुछ चीजें पीछे से ऑपरेट होकर के तभी तो बंद होती होंगी। फिर कह रहा है कि ऑटोमेट रूटीन टास्क है ये, विदाउट रिक्वायरिंग यूजर इनपुट और इंटरवेंशन। यूजर का यहाँ पर कोई नीड नहीं है कि उसको डेटा वहां से कलेक्ट करना है या यहाँ पर कोई टास्क प्रेजेंट करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको एक बटन पे क्लिक करना है, बैच फाइल्स बाहर आ जाएंगे और अपना रूटीन में अपने हिसाब से चीजों को क्या कर देंगी, इंटरवेंशन लेकर के अपना काम स्वयं करती हैं, खुद से करती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपका सिस्टम खुद ही अपडेट हो जाता है। तो सम कॉमन एप्लीकेशंस बैचेस फाइल्स इंक्लूडिंग लोडिंग प्रोग्राम्स,
ठीक है, जैसे आप कॉपी पेस्ट किसी चीज़ को करते हैं, रनिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, है ना? कई बार आपने अपने सिस्टम पे बहुत सारे सिस्टम्स को खोल रखा है। कई बार ऐसा होता है कि आप हैंग भी करता है आपका सिस्टम जब आप एक बार में बहुत सारे सिस्टम्स को बंद करने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मिंग रिपिटेटिव एक्शंस एंड सीक्वेंस इन द सिस्टम, यानी हर एक काम को करने का सिस्टम, क्योंकि मशीन है ना। मान लो अगर आप फ़ोन पे कुछ अगर टाइप कर रहे हैं, तो आप एबी से शुरू करके टाइप करेंगे, फिर उसको ओके करेंगे तो मैसेज जाएगा आपका। ये तो नहीं है कि आपने बस कहा और फ़ोन ने सुन लिया और उसके बाद वो अपना उसने काम कर दिया। हालाँकि एआई के माध्यम से तो आजकल ये भी संभव होने लगा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, बैच फाइल इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है? क्यूएस की फुल फॉर्म मैंने अभी-अभी बताई है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ज़रूर बताइए कि क्यूएस की फुल फॉर्म है क्या? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। कह रहे हैं कि द डैश प्रिवेंट्स अनलॉफुल एक्सेस टू वॉइस कम्युनिकेशन बाय वायर। मतलब कह रहे हैं कि ये कई बार आप देख लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कह रहे हैं कि डैश द्वारा ध्वनि संचार के लिए गैर कानूनी पहुंच को रोकता है। ध्वनि द्वारा, यानी एक अनलॉफुल एक्सेस है जो कि वॉइस कम्युनिकेशन के माध्यम से रोका रोका जा सकता है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जिसको आप एफआईए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यूएसए पेट्रियट एक्ट, प्राइवेसी एक्ट 1974, या फिर नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला फर्स्ट, दिस वन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, इसको हम जानते हैं ईसीपीए के नाम से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ध्वनि संचार गैर कानूनी पहुंच को रोक सकता है, पर किसके माध्यम से? एक टेलीकम्युनिकेशन है जो कि आपके कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करता है, स्पेशलाइज्ड फील्ड की तरफ कंसर्न्ड करता है। ठीक है, अधिग्रहण करता है, जिसमें कि आपकी स्वीकृति, किसी चीज का स्टोर करना, भंडारण करना, प्रसंस्करण करना, या फिर बाद में एक्सेप्टेंस, जो हम यहाँ पर एक्विजिशन की बात करते हैं, आपका प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्प्ले, एनालाइजिंग, प्रोटेक्शन, डिस्पोजिशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे काम होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से। ध्वनि की बात की जा रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप सिस्टम में आजकल कहीं पर भी, या फिर गूगल में भी जब आप कोई सर्च करते हैं चीज, तो वहां पर क्या होता है, एक माइक छोटा सा बना होता है जो कि जब आप बोलेंगे तो वो एक्सेस लेना शुरू कर देता है। तो कुछ वैसे ही आपकी बात यहाँ पर रखी गई है, अगर आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन आपको स्पैम से बचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल पूछा भी जाता है, स्टार मार्क कर रही हूँ। स्पैम से जुड़ा हुआ सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ईमेल से सवाल आपसे पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ। स्पैम ब्लॉकर्स बचाएंगे आपको, ईमेल जो रूल्स रेगुलेशन वो बताएंगे। जैसे अगर आपने ईमेल आईडी यूज की होगी, और बहुत बच्चे अब तो करते भी होंगे, अब तो काफी कॉमन हो गया है, तो उसके साइड में जो 3 बटन्स बने होते हैं, वहां पर जाकर के देखिएगा स्पैम का ऑप्शन वहां पर लिखा होता है। ठीक है, तो स्पैम में क्या होता है, स्पैम में वो सारे के सारे ऐसे मेल्स या फिर ऐसी चीज़ें चली जाती हैं जिनका कि बहुत आपको प्रयोग नहीं करना होता, या फिर आपके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, या फिर आप उसको कई बार खुद स्पैम में डाल देते हैं। तो स्पैम ब्लॉकर्स है, ईमेल रूल्स हैं, जो ईमेल्स का अपने रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। पॉपअप ब्लॉकर्स हैं, जो कि पॉपअप करते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिल्टर्स लगाएंगे आप, तब यहाँ पर चीज़ें हो पाएंगी। तो क्या यहाँ पर सही हो सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ये वाला पॉपअप ब्लॉकर्स, वो इसको जो है प्रोटेक्ट करने से बचाएंगी, विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। ठीक है, तो पॉपअप ब्लॉकर्स यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी देख भी पा रहे होंगे, पॉपअप ब्लॉक जो ब्लॉकर्स होते हैं, जब आप इसको सर्च करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिखते रहते हैं। कंटिन्यू ब्लॉकिंग, मैसेज डन, जैसे ही आप करेंगे अपना ईमेल, अगर आपने खोल के देखा हुआ कभी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। 48 कह रहा है कि ए डैश मेन्स पर्पज इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर विद व्हाट द इंटरनेट। यानी मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर अनधिकृत पहुंच को रोकना है। ठीक है, अनऑथोराइज्ड का मतलब क्या है? जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर आपके सिस्टम को आपके बिना परमिशन के कोई यूज करता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज उसमें ऑलरेडी है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, कुछ भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से सही नहीं है ना? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से उसे हम क्या कहते हैं, जिसको कि आप रोक सकते हैं, कि कोई अगर अनऑथराइज्ड पीपल है जो आपके सिस्टम को, डेटा को हैक करना चाहता है माध्यम से, किसके? इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप पहुंच को रोकना क्या, किस नाम से जाना जाता है? पॉपअप ब्लॉकर के नाम से, फायरवेल के नाम से। यहाँ से सवाल बनेगा आपका फायरवेल से। ठीक है, स्पाईवेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइस की जो हम आजकल बात करते हैं,
जो जासूस वगैरह होते हैं। स्पैम की अगर मैं बात करूँ, जो ईमेल वाली भी डिस्कशन की हमने, रिस्टोर फाइल्स की अगर हम बात करें, तो रिस्टोर फाइल्स का इसमें क्या लेना-देना है? आप भी देख भी पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 जो है फायरवॉल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा और सवाल यहाँ से आपको आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। फायरवॉल यहाँ पर एक दीवार का काम करती है ना? मान लो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो ये फायरवॉल यहाँ पर अगर कोई अनऑथराइज़्ड कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन है जो आपके सिस्टम में घुसना चाहता है ना? उससे बचाती है आपकी फायरवॉल, ठीक है? तो डिफरेंस आपको ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हॉट बेस्ड फायरवॉल में और जो नेटवर्क फायरवॉल्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि फायरवॉल का यहाँ पर स्पाइस को रोकना है, जो अनऑथोराइज्ड लोग होते हैं, इलीगल लोग होते हैं, इलीगल इंफॉर्मेशंस को निकालना कहीं से। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं देखूं तो हालांकि इतना हम उसको प्रोटेक्टिव तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे मान लो कि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर करने के बारे में देखा या सोचा होगा, तो कुछ टाइम के बाद आपके सिस्टम फ़ोन के ऊपर जैसे आप इंटरनेट खोलते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको दिखने लग जाती हैं, ठीक है? या कई बार आपने अपने ईमेल में देखा होगा कि कहीं पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया होगा, तो फिर भी उस ब्रांड या उस चीज़ का जो मैसेज है, वो आपको आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जो डेटा है, वो आपका कॉपी किया जा रहा है ना? जैसे कि आप सबको ध्यान में होगा कि अभी हाल-फिलहाल में अब मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल की बात कर रही हूँ, क्लोविया जैसी कंपनी पर जो है अनऑथराइज़्ड इल्लीगल तरीके से लाखों लोगों का डेटा चोरी करने का जो है, महिलाओं का डेटा चोरी करने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस चले हैं। तो फायरवॉल उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन चीज़ों को रोकने में। पहले देख लेते हैं कि फायरवॉल प्रोटेक्शन डिवाइसेज़ होते क्या हैं? पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि फायरवॉल है क्या? सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये सिस्टम है, आप यूज़ कर रहे हैं किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। और ये है इसका फायरवॉल गेटवे, ठीक है? इंटरनेट आपने लिया यहाँ से, आपने इसको यूज़ किया, तो ये गेटवे क्या करता है कि कोई अगर आपने अनऑथराइज़्ड कोई चीज़ यूज़ की है या कोई अगर अदर पर्सन को यूज़ करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में ताक-झाँक करना चाहता है, तो उससे ये फायरवॉल रोकता है आपको, ठीक है? या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल। होस्ट प्रोटेक्शन और नेटवर्क फायरवॉल प्रोटेक्शन है क्या? तो होस्ट क्या है? ज़ाहिर-सी बात है कि होस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, जो जो किसी भी चीज़ को होस्ट कर रहा है, तो जो ये नेटवर्क टावर्स होते हैं, उसके माध्यम से रोकने की बात ये कही जाती है, ठीक है? और जो नेटवर्क फायरवॉल्स होते हैं, नेटवर्क कोई भी हो सकता है, गूगल है, क्रोमा है, जो भी है आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जब एक बार में मैक्सिमम नेटवर्क्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत कम रेयर इन द रेयर चांसेस पे ये होता है कि कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं, वो परमानेंट ब्लॉक कर दी जाती हैं और कुछ ही वेबसाइट्स को जो है चलाने का परमिशन दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक वाईफ़ाई का एक स्पेशल पासवर्ड कोड यूज़ करने का मौका दिया जाता है और उसके बाद अगर आप कोई ऐसी अनऑथराइज़्ड यूज़ कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इल्लीगल है, तो ये फायरवॉल जैसी चीज़ें आपको वहाँ से बाइस्ड करती हैं, रोकती हैं। ओके? तो फायरवॉल इसका राइट ऑप्शन है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सवाल यहाँ से आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप देखिए पढ़ भी सकते हैं। कह रहे हैं कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है। अगर मैं फायरवॉल को दूसरी भाषा में बोलूँ कि भई सिक्योरिटी का काम कर रहा है। ये क्या है? लॉकअप कर रहा है, ये फायरवॉल का काम करती हैं ये सारी चीज़ें, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल करता है, जो आप चला रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आउटगोइंग नेटवर्क यानी जो उसमें आपको वापस आ रही हैं चीज़ें, उसको ट्रैफिकिंग को रोकता है और रूल्स को काफ़ी हद तक चेक आउट करता है। और फायरवॉल टिपिकली एस्टेब्लिश्ड बैरियर बिटवीन व्हॉम द ट्रस्टेड नेटवर्क, मान लो जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल है, जियो है, व्हाटएवर द नेटवर्क दैट यू आर यूजिंग, अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज़ द इंटरनेट। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। टू रीड द सिस्टम मैसेजेस एंड वार्निंग्स, एक्सेस द डैश इन विंडोज़। कह रहे हैं कि सिस्टम संदेशों और चेतावनी पढ़ने के लिए विंडोज़ में डैश पहुँचते हैं। सिस्टम का जो मैसेज है, मान लो कोई सिस्टम आपने खोला, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है? तो उसमें वार्निंग एक्सेस करती है वो विंडो, किसके माध्यम से? क्योंकि उसमें कंट्रोल पैनल होता है, क्योंकि उसमें सिस्टम मैनेजर होता है, क्योंकि उसमें इवेंट व्यूअर होता है। इवेंट व्यूअर के अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप कोड्स को शेयर करके कोई भी आपके सिस्टम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक्सेस कर सकता है। मैसेज स्क्रीन होता है या नन ऑफ द दीज़ होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 का, इवेंट व्यूअर का। ठीक है? तो इसको जो है चेतावनी को पढ़ने के लिए विंडोज़ में इनको इंस्टॉल किया जाता है इवेंट व्यूअर को। ठीक है? इवेंट व्यूअर यहाँ पर एक उपकरण का काम करता है, टूल का काम करता है और विंडोज़ दैट डिस्प्ले डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन योर कंप्यूटर। ठीक है? और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो
जो ये प्रोग्राम्स होते हैं डोंट स्टार्ट एज एक्सपेक्टेड और ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड अपडेट्स। इवेंट वीवर इज स्पेशली यूजफुल फॉर ट्रबल शूटिंग विंडोज एंड एप्लीकेशन एरर्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी जो जितने भी तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उनकी जानकारी को प्रदर्शित करने का काम ये करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कोई ऐसे प्रोग्राम है जो कि आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई अपडेट आप दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो अपने आपके सिस्टम में आपके जो है इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। कह रहे हैं कि टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फाइल्स इन द इवेंट ऑफ अ सिस्टम फेलियर यू क्रिएट व्हाट। सिस्टम विफलता की स्थिति में फाइलों की प्रतिलिपि बनाने के लिए आप डैश को बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, हम कहते हैं ना कि भाई सिस्टम को हमें रिफ्रेश करना है, मेरा तो विंडो ही जो है क्रश हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। या आजकल ये फ़ोन में हम बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि फ़ोन का फॉर्मेट करने से पहले आप एक काम करते हैं बैकअप्स लेने का। यानी कि भाई मान लो कॉपी पेस्ट जैसा सिस्टम होता है ना कि जैसे हम डबल कॉपी करते हैं, एक शॉर्टकट का भी कहाँ पर की आता है आपके सिस्टम में, बिल्कुल वैसा ही होता है ये बैकअप का भी सिस्टम। कि कोई सिस्टम आपने बनाया, कोई सिस्टम को दोबारा से रिफ्रेश करना है, रीइंस्टॉल करना है, विंडो नई इंस्टॉल करनी है। वैसे में हर एक चीज़ क्या है, शुरुआती इनिशियल लेवल पर काम करती है। वैसे में आपको बैकअप लेकर के रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं या कोई भी आप जो है चीज़ यूज़ कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर्स कर सकते हैं। तो रिस्टोर तो करेंगे नहीं दोबारा से, तो बैकअप लेकर के रखेंगे कि जैसे ही एक सिस्टम एक फ़ोल्डर बना लिया और उसको सेफ रख दिया, उसको दोबारा से फ़ोन को सिस्टम को फॉर्मेट किया, तो वो बैकअप जो है वापस वहीं चला जाएगा। फायरवॉल स्पाइस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं। अतिरेक रिडंडेंसी नहीं है यहाँ पर, नन ऑफ द दीज़ हो नहीं सकता। तो आप ये देख भी पा रहे होंगे, बैकअप जो है इसका एक राइट ऑप्शन है जो आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आजकल लोग हार्ड ड्राइव बहुत यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, इस सिस्टम में पूरी चीज़ें नहीं आ पाती तो बैकअप लेकर के रखते हैं अपने डेटास का। जो बच्चे रिसर्च करते हैं या काम करते हैं, तो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई डेटा उड़ गया सारा का सारा, तो पूरे 5 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। तो बैकअप लेकर के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिकवरी करना है, केस योर ओरिजिनल डेटा इज लॉस्ट और करप्टेड, यू कैन ऑल्सो यूज अ बैकअप टू रिकवर द कॉपीज। यानी जो आपकी पुरानी फाइल्स हैं वो डिलीट नहीं होंगी, सिस्टम में ही रहेंगी। 51 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि इट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली द डैश विल प्रिवेंट इंटरेक्शन विद योर कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कह रहे हैं कि कॉन्फ़िगर किया जाता है एक निर्दिष्ट समय अवधि के बाद अपने कंप्यूटर के साथ बातचीत को रोक देगा। है ना? जैसे कि इंटरेक्शंस को आप रोक देते हैं, आपका सिस्टम या तो जैसे हमने अनऑथराइज़ चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया, है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन सेवर इसका काम करता है। फायरवेल नहीं है, ये तो अनऑथराइज़ चीज़ों को रोकेगा, फ़िल्टर कर नहीं सकता। तो स्क्रीन सेवर यहाँ पर काम करता है कि एक टाइम के बाद मान लो अगर आप मल्टीपल कमांड सिस्टम को दे रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन ही नहीं करेगा आपके साथ, रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा या सिस्टम बंद हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से सिस्टम को रिफ्रेश करके रीस्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन सेवर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले यहाँ पर रोल करता है। पॉपअप ब्लॉकर नहीं है, पॉपअप ब्लॉकर यहाँ पर स्पैम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे प्रोग्राम दैट कैन बी टू रिटर्न, जैसे होता है ना नंबर्स ऑफ द विंडोज यहाँ पर शो करने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इट वाज अ फर्स्ट यूज्ड टू प्रिवेंट अ डैमेज टू ओल्डर मॉनिटर्स बट इट इज नाउ यूज्ड एज अ वे टू प्रिवेंट क्या व्यूइंग डेस्कटॉप कंटेंट्स व्हाइल द यूजर इज अवे। लेकिन अब इसका उपयोग उपयोगकर्ता के दूर रहने पर डेस्कटॉप सामग्री को देखने से रोकने के लिए किया जाता है। तो स्क्रीन सेवर जैसा भी एक हम मल्टीपल टूल यहाँ पर अब यूज करने लग गए हैं। 52 को देखेंगे, कह रहे हैं कि टू रिकवर फाइल्स फ्रॉम अ बैकअप यू परफॉर्म हमने पहले बैकअप के बारे में बात किया। अभी कह रहे हैं कि भाई बैकअप से अगर आपको कोई चीज़ लेकर के आनी है, रिकवर करनी है ना? कोई चीज़ डिलीट हो गई और आपने उसका बैकअप ले लिया है, तो आप उस बैकअप को सिस्टम में दोबारा डालना है। कैसे डालोगे आप? रिस्टोर करोगे, स्कैन करोगे, अनईज़र करोगे, ठीक है? या फिर कॉपी करोगे, नन ऑफ द दीज़ करोगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, रिस्टोर ही करोगे उसको दोबारा से, ठीक है? कि जो चीज़ ऑलरेडी स्टोर थी उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया। स्कैन नहीं करोगे क्योंकि आपको स्कैनिंग तो करनी नहीं, वायरस थोड़ा ना निकालना है। अनइरेज़ कर नहीं सकते। कॉपी पेस्ट जैसा कोई सिस्टम है नहीं क्योंकि कॉपी करके ही बैकअप लिया है आपने, नन ऑफ द दीज़ हो नहीं सकता। तो रिस्टोर यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए वर्णन किया जाता है। पुनर्स्थापन में एक विंडो लेना शामिल है जिसे छोटा किया जाता है और उसके वापस अधिकतम या उससे समान आकार में बड़ा करना। ठीक है, यानी कि जो डेटा आपने लिया है, रिस्टोर किया है, उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य आकार में काम करने से भी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 53 देखते हैं। ए डैश इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है?
वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है। फिशिंग, यहाँ से सवाल आएगा आपका, ठीक है, वो फिशिंग नहीं है जो मछली मारने वाला फिशिंग नहीं है, पढ़ने में फिशिंग आता है ये, ठीक है। थ्रेट, खतरा, स्पूफ या फिर ऑल ऑफ द अबव। स्पैम हमने भी पढ़ा था, फायरवॉल के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका थ्रेट, ये सही है। फिशिंग भी एक तरीके का साइबर क्राइम में काउंट किया जाता है, अभी भी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, तो सवाल यहाँ से हमेशा बनता है, ठीक है। वायरसेस की जब हम बात करते हैं, वर्नेबिलिटी है नहीं, फिशिंग नहीं हो सकता, फिशिंग से हालांकि सवाल बहुत बार बनता है, थ्रेट से भी सवाल बनता है जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ होता है, तो थ्रेट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। थ्रेट का मतलब वो नहीं है कि धमकी वाला थ्रेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेट ऐसे वायरसेस के बारे में बात की जा रही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने भाई, बहुत कॉमन है कि हमने किसी की पेन ड्राइव जो है अपने सिस्टम में लगाई, उसके पेन ड्राइव में ऑलरेडी थ्रेट थे, वायरसेस थे, वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गए और वो हमारे सिस्टम को अब जो है खराब कर रहे हैं। तो थ्रेट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट वल्नरेबिलिटी टू ब्रीच सिक्योरिटी एंड नेगेटिवली अलर्ट, इरेज, हार्म ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, जो सिस्टम में आपके डेटा है वो खत्म हो सकता है, विंडो क्रश हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें। मैनी यूजर्स बिलीव दैट मालवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स, बोट्स सॉरी आर द ऑल द सेम थिंग्स, है ना, वायरसेस को जैसे हम काउंट करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम यूज करते हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे थ्रेट को लेकर के। फिशिंग भी पढ़ेंगे आगे, साइबर क्राइम का एक पार्ट है ये। इन द राइट सेटिंग अ thief will steal your information by simply watching what you type। कह रहे हैं कि सही सेटिंग में एक चोर आपकी जानकारी को चुरा करके देखेगा कि आप क्या टाइप करते हैं, कैसे, ठीक है। स्नैगिंग से, स्पाइंग से, स्नैगिंग, स्पाइंगिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग या फिर शोल्डर सफरिंग या फिर नन ऑफ द दिस। जैसे बहुत बार आपने जो है किसी मॉल्स में या दुकानों के ऊपर, आज जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आजकल हम फ़ोन के माध्यम से फटाफट से अपने पिन कोड को जो है डायल करते हैं, पेमेंट करके चले आते हैं, ठीक है। या फिर आपने आजकल ये देखा होगा कि ओटीपी को लेकर के बहुत जो है क्राइम्स बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बैंक बैलेंस जो है लोगों का काफ़ी हद तक लूज़ होता है, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये इमेज आपको काफ़ी क्लियर कर रही होगी, शोल्डर जो है सफरिंग के नाम से, सफरिंग के नाम से। जैसे हम आजकल कार्ड का यूज़ करते हैं मॉल से, मैं शॉपिंग करने के टाइम पे जैसे हम कार्ड डालते हैं तो वहाँ पे एक छोटा-सा ऐसा डब्बा सा बना हुआ रहता है। यहाँ पर बाकी आपकी डायलिंग स्क्रीन्स लिखी होती हैं, है ना? तो उनसे हमेशा कोशिश की जाती है कि बचा करके अपने पिन कोड्स को डालें। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, जिनको पिन कोड्स देखने हैं या फिर जिनका कि माइंडसेट क्राइम करने का है, तो कहीं न कहीं शोल्डर सफरिंग का यहाँ पर प्रयोग करके, देख करके कांग-झाँक करना, शुद्ध भाषा में अगर आप समझ पा रहे हैं, तो वैसे उनकी पहचान को जो है, पासवर्ड्स को जो है, डेटास को जो है चोरी कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ओटीपी है आपका, कोई कार्ड का नंबर आप डायल कर रहे हैं, कोई आपके सिस्टम में कोई जानकारी है, कुछ आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं या जो है इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी सीक्रेट हैं, तो शोल्डर सफरिंग वहाँ पर यूज़ होता है। आगे हम बात करेंगे, डैश अ हैकर कॉन्टेक्ट्स यू माय फ़ोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड। ओटीपी वाले की बात कर रहे हैं, आजकल ओटीपी से आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। हैकर साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपसे मेरे फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करता है और आपके पासवर्ड हासिल करने का प्रयास करता है। होता है ना कई बार कि भई पता चला कि आपको किसी ने डेलिबरेटली फ़ोन किया और आपको यही नहीं पता है कि भई आपका ये ओटीपी जा रहा है ना? तो कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन को हम जानते हैं यहाँ पर फ़िशिंग के नाम से, ये आप देख पा रहे होंगे। तो फ़िशिंग यहाँ पर साइबर क्राइम्स में काउंट किया जाता है। कोई आपको ऐसा एक ईमेल आता है, फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कि भई आपने 10 करोड़ रुपए जीत लिए, 5 करोड़ रुपए जीत लिए, आपको गाड़ी जो है गिफ्ट में मिलने वाली है। तो वहाँ पर एक लिंक हमेशा रहता है ना? तो या तो लिंक के ऊपर जैसे आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो वो आपको एक नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस माँगी जाती हैं। या फिर कई बार ऐसे पासवर्ड्स को हैक करने की भी बात की जाती है, जैसे आपका ओटीपी है, आपका कार्ड का नंबर है ना? जो 3 अंकों का जो नंबर आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है पट्टी के ऊपर, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो स्पूफिंग नहीं है, स्पैमिंग नहीं हो सकता, स्पैमिंग हमेशा मेल में ही यूज़ होता है। तो वो ईमेल, फ़ोन कहीं में भी फ़िशिंग का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप इस इमेज के द्वारा देख पा रहे होंगे, है ना? कि आपसे किसी ने धोखाधड़ी की इस तरीके से। तो फ़िशिंग इज़ फॉर्म ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग एंड स्कैम वेयर अटैकर्स डिसीव पीपल इंटू रिवीलिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस। आपका ओटीपी, पासवर्ड, आपकी जो इन्फॉर्मेशंस है सारी की सारी। इंस्टॉल होती है मालवेयर, जो हम वायरसेस की बात कर रहे थे ना अभी, वायरसेस को लेकर के, ठीक है? उसकी बात हो रही है। तो कई बार ये चीज़ें जो हैं सही नहीं होती। सवाल यहाँ से बनेगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ हैकर दैट चेंजेस और फॉगस इन इंफॉर्मेशन इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सोर्स रिसोर्सेज इज एंगेजिंग इन व्हाट?
यानी कि एक हैकर है जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में जानकारी बदलता है या बनाता है, डैश में संलग्न है, वो उसको क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विसेज, स्निफिंग, टेररिज्म, डेटा ऑफ डिडलिंग या फिर नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो डिनाइनल ऑफ सर्विसेज नहीं हो सकता, सेवा से वंचित करना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डाल रहा है ना आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई काम कर रहे होते हैं और सडनली आपकी विंडो के ऊपर या फोन के ऊपर कुछ अलग ही मैसेज या स्क्रीन खुल जाती है खुद से खुद, है ना? उसकी बात की जा रही है। या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन कुछ और माँगी, खुल कुछ और रहा है यहाँ पर। स्निफिंग नहीं है, स्निफिंग जो है आपका फिशिंग से जुड़ा हुआ एक एक क्राइम, साइबर क्राइम का मैटर है। टेररिज्म नहीं हो सकता, एक बहुत ही ऑड इवन में भी अगर आप इसको फाइंड आउट करते तो भी टेररिज्म आप हटा सकते थे। नन ऑफ द दीज़ नहीं है। डाटा डिडलिंग जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करके एक ऐसा डेटा डाल देना जिससे कि आपकी सारी जानकारी वहाँ तक पहुँच जाए हैकर्स को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, सॉरी 4 मुझे लगा ये 4 है। नन ऑफ द दीज, हाँ 4 ठीक है। मुझे लगा 4 ही पॉइंट है। नन ऑफ द दीज तो 4 यहाँ पे नन ऑफ द दीज था, 4th वाला। तो 4 सही है जी। 4th कह रहे हैं कि भाई जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, वेबसाइट आपने कोई ओपन की, ठीक है, ये अटैकर है, ये यूजर है। यूजर क्या कर रहा है? वेबसाइट को यूज कर रहा है, क्लिक ऑन द ईमेल, क्लिक ऑन द अदर वेबसाइट्स, गूगल क्रोमा जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अटैकर का क्या काम है? बिल्ड्स करना है फेक वेबसाइट्स को, है ना? जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, विकिपीडिया हम यूज करते हैं, विकासपीडिया भी कुछ ऐसा ही होता है ना? गूगल है, क्रोमा है, तो उन्हीं के अलग अलग वो क्या है, सब यूजर्स हैं। तो अटैकर्स का काम है कि एक ऐसी फेक वेबसाइट बनाना जिसको खोलते हैं, क्लिक करते हुए आप सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर चली जाए। क्योंकि विंडो या सिस्टम में जब आप यूज कर रहे हैं किसी चीज को, तो जाहिर सी बात है कि आपने गूगल को जो लॉगिन किया है अपने ईमेल के माध्यम से, उसी से आपका फेसबुक जुड़ा है, उसी से आपका व्हाट्सएप जुड़ा है, उसी से आपका जो है इंस्टाग्राम जुड़ा है, कॉमनली होता है। भर आजकल तो लोग बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आईडीज भी बनाने लग गए हैं। तो फिशिंग ईमेल्स आपको भेजी जाती हैं कि भाई आपको जॉब लग गई है, आपको जो है यहाँ पर गाड़ी मिल गई है, बैंक बैलेंस ऐसा है, देखो ये बैंक से मैसेज आपको आया है। तो यहाँ पर फेक जो है वेबसाइट बनाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे बैंक में आजकल होता है कि बैंक वाले पहले ही आपको बता देते हैं कि बैंक से अगर कॉल आएगा तो वो ऑथराइज्ड होगा, तो किसी भी तरह की फेक कॉलिंग के ऊपर विश्वास मत कीजिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो डेटा डीलिंग यहाँ पर सही है। डेटा डीलिंग कह रहे हैं कि एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करते ही बदल दिया जाता है। अक्सर डेटा जो है एंट्री क्लर्क या कंप्यूटर वायरसेस द्वारा इसमें जो है धोखाधड़ी का लाभ जो है यहाँ पर जो अटैकर्स होते हैं उठाने की कोशिश करते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि द डैश ऑफ द थ्रेट मेजर्स इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ए सिस्टम। खतरे का डैश एक सिस्टम पर इसके संभावित प्रभाव को मापता है। वल्नरेबिलिटी को, काउंटर मेजर्स को, डिग्री ऑफ हार्म को, या फिर कोई सस्पेक्शन है, संवेदनशीलता है, या यहाँ पर नन ऑफ द दीज है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द हार्म आपने देखा भी है कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। डिग्री ऑफ द हार्म, डिग्री ऑफ द हार्म की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर थ्रेट्स की बात हो रही है। ये वही वाला थ्रेट है जो हम वायरसेस के बारे में बात कर रहे हैं। थ्रेट मेजर्स करता है किसके द्वारा? पोटेंशियल इम्पैक्ट जो सिस्टम के ऊपर पड़ता है, ठीक है, जो वायरसेस से किसी सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मान लो आपका सिस्टम ही क्रश हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हार्म के नाम से, है ना? अभी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वो नुकसान आपको पहुंचा रहा है, ठीक है। जो व्यक्तिगत घटना से रोगी पर वास्तविक प्रभाव डालता है, रोगी का मतलब है यहाँ पर जो पेशेंट्स पर्टिकुलर है, इंडिविजुअल जो इंसिडेंट्स हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। जो आपके कोई भी एक ऐसी चीज यहाँ पर कैटेगरीज हो सकती हैं जिसको कि प्रभावित किया जा सकता है आपके सिस्टम्स के माध्यम से। 58 को देखेंगे, कहने के विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर ऑन द वेब। निम्नलिखित में से कौन वेब पर एक विशिष्ट वेब पेज और उसके कंप्यूटर की पहचान करता है? जैसे कंप्यूटर खोला, गूगल पर गए, एक वेब पेज आपने खोला, मल्टीपल वेब पेजेस खुले हैं आपके, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कहाँ लेकर के जाता है वो आपको? वेबसाइट पे, वेबसाइट के एड्रेस पे, या जो यूआरएल लिखा होता है ये एचटीटीपी वाला, या डोमेन नेम है, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिए सवाल कई बार पूछ लेता है कि यूआरएल क्या है। जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि यह यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, ये वाला डोमेन नेम। डोमेन नेम के ऊपर लेके जाता है। जैसे डोमेन नेम क्या है कि भाई मान लो कि आपने कोई ईमेल खोली है, तो हर एक व्यक्ति का अपना डोमेन नेम है ना। आपने कोई यहाँ पर मान लो एनसीईआरटी की वेबसाइट खोली है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप मैंने एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट खोला, तो HTTP www.s जो भी आपका डोमेन नेम होगा, मान लो एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, केवीएस है, एनवीएस है,
ठीक है, यूजीसी नेट है, एनटीए है, तो वो क्या है यहाँ पर खुलेगा, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये एचटीटीपी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो डोमेन नेम क्या है? सिंपली कॉल्ड अ डोमेन। भाई जो यहाँ पर एक डोमिनिटी की बात करता है, डोमिनेंसी की बात करता है, जिसकी डोमिनेंसी है उसे बना है डोमेन। ठीक है, जहां से आपका नाम वेरीफाइड होता है, आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई होती है। ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है? आपके आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे मान लो अगर आपने कभी कनेक्ट किया होगा अपने सिस्टम को इंटरनेट के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से, वहां पर एक अलग आईपी एड्रेस शो करता रहता है, 3-3 ब्लॉक्स में, 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। तो आईपी एड्रेस का एक पर्टिकुलर यहाँ पर डेटा नाम लिखा होता है हमेशा। तो साइन के बाद और www के बाद दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और कई बार कमर्शियल से भी पूछ ले कि COM किसको, यहाँ पे लिख देते हो, COM किसको कंसिडर करता है, GO भी किसको करता है ना, ORG किसको करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, GOV, COM, कमर्शियल के बार इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ध्यान रख सकते हैं आप इस चीज का, हालांकि मैं करवाऊंगी भी आगे। 59 क्वेश्चन कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर एंड अ फायरफॉक्स आर रिलेटेड टू होम। फायरफॉक्स आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ ऐसे ग्लोब बना होता है और ऐसे यहाँ पर जो है फायर्ड जो है ग्लोब दिखाया जाता है। तो क्या रेफर करता है? सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, कोई इंटरनेट टूल है, या नन ऑफ द दीज है। तो क्या है फायरफॉक्स? ये आप देख पा रहे होंगे, ये है फायरफॉक्स का साइन, इसकी मैं बात कर रही थी, ये है फॉक्स। ठीक है, तो ये है क्रोमा आपका। ठीक है, जो क्रोमा के माध्यम से गूगल भी आजकल हम बहुत बार यूज करते हैं। ये फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, इसको देख करके ये याद आया कि जब पहले हमारे पास वाईफाई सिस्टम की उपलब्धि नहीं थी, तो नीचे यहाँ पर ग्रीन कलर का सिग्नल दिखता रहता था, ऐसे डब्बे डब्बे डब्बे। ठीक है, कॉन्क्यूरर है, ओपेरा है, सफारी है, सबके सिस्टम में इंस्टॉल ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ब्राउजर्स, ये बिल्कुल सही है। फायरफॉक्स किससे है? एक्सप्लोरर से जुड़ा हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्राउजर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ISP इज अ फ्री व्हाट? कह रहे हैं कि विच फॉलोइंग ISP इज फ्री। फुल फॉर्म करके बताइए कमेंट करके कि इसका ISP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यहाँ पर सर्वर है, एओल है, नेट जीरो, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे ना अभी अभी इसके नीचे, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में था। ठीक है, MSN है, या फिर यहाँ पे नन ऑफ द दीज है। तो ISP इज फ्री फॉर होम? MSN, एक सेकेंड, नेट जीरो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेट जीरो विल बी द राइट ऑप्शन, जो हमने अभी पढ़ा था। ISP किससे जुड़ा हुआ है? कंप्लीटली फ्री है, नेट जीरो के साथ जुड़ा हुआ है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से भी इसको जानते हैं। एक कंपनी, थर्ड सही है, कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट टू बोथ द पर्सनल एंड द बिजनेस कस्टमर्स। ठीक है, कि पर्सनली भी यूज किया जा रहा है और यहाँ पर जो है बिजनेस पर्पज से भी इसको यूज किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं ना, कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि यहाँ पर कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव पर्सन यूज कर सकता, आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर रिसेंटली जो स्टडी हुई है वो एस्टिमेट करता है ICT को लेकर के, और रिस्पॉन्सिबल मानता भी है कि मोर ओवर 3.9% ऑफ द टोटल कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर यूज करते हैं हम, जहां पर हमारा फोकस है कि ICT का यूज इतना ज्यादा भी ना बढ़ जाए कि पूर्ण तरीके से हम जो है इन्वायरमेंट को यहाँ पर लाभ ना पहुंचा पाए। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि IT लीडर्स टू पुट द ग्रीन इनटू ग्रीन IT। C सूट करता है किसको? एग्जीक्यूट करने को। हु आर सीरियस अबाउट नेट जीरो are using multi-prolonged plans to launch corporate initiatives। ठीक है, बिजनेस के साथ साथ पर्सनल यूज की भी बात की जा रही है। ये आप देख पा रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट MSN इज कलेक्शन ऑफ व्हाट? वेब एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट सर्विसेज। ये जवाब नहीं है इसका, ये मैंने इसके फुल फॉर्म ऐसे ही डाली क्योंकि कई बार ये आपसे पूछ लेता है। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, और जब हमने यहाँ पर .net के बारे में बात की, तो वो क्या है? वो भी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ उसका एक क्या है? डोमेन नेम है, जिसको हम यूज करते हैं .net के हिसाब से, माइक्रोसॉफ्ट के नीचे लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इंटरनेट डेटा लीव्स योर कैंपस इट्स नॉर्मली गोज टू बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इट्स डेस्टिनेशन। मान लो कि आप इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, सडनली इंटरनेट चला गया, हम बोले इंटरनेट चला गया, इंटरनेट आ ही नहीं रहा है, इंटरनेट बंद है, कहाँ जाता है? बंद होकर कहाँ जाता है? ठीक है, उसका सवाल पूछ रहे हैं। इंटरनेट का बैकबोन हो जाता है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट कहलाता है, बेस स्टेशन है के पास चला जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के पास काम करता है, नन ऑफ द दीज है।
दूसरा सही है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से ही हमें यहाँ पर मिलता है क्या, डेटा। एक नेटवर्क होता है ना, आपने देखा होगा भाई बहुत बार इस तरीके का नेटवर्क बना होता है, ठीक है, एयरटेल का नेटवर्क, वोडाफोन का नेटवर्क, बिल्कुल वैसे ही हम बात कर रहे हैं। तो अब देख पा रहे होंगे, इंटरनेट वीपीएन क्लाइंट सर्वर के पास जाता है, उसके बाद यहाँ पर रेमिडिएशन नेटवर्क बनते हैं, फिर ये आता है नैक हेल्थ सर्वर के पास, फिर प्राइवेट नेटवर्क, फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल तरीके से यूज किया जाता है। दूसरा सही था, मैंने बताया भी आपको, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, एनएपी के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के नाम से भी नाम जाना जाता है, एडमिशन कंट्रोल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अनधिकृत उपयोगकर्ता और उपकरणों की कॉर्पोरेटिव या निजी नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने से प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, कंट्रोल करता है, ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स, कोई ऐसा तो नहीं कि जो इसका गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, डिवाइसेस फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू अ कॉर्पोरेट और अ प्राइवेट नेटवर्क। ओके, सो हमने डिस्कस किए 61 क्वेश्चंस को। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, सवाल नंबर 62, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। देखिए, कह रहे हैं कि दिस पावर प्रोटेक्शन डिवाइस इंक्लूड अ बैटरी, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ फ्यू मिनट्स ऑफ अ पावर। कह रहे हैं कि बिजली संरक्षण उपकरण में एक बैटरी शामिल है जो कुछ मिनटों की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है, क्या उसको हम बोलते हैं, सर्ज, लाइन कंडीशंस, जनरेटर, यूपीएस, या नन ऑफ द दीज। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं कि आप एक ऐसा सिस्टम यूज करते हैं जिसका नाम आपको बताना है, ऑप्शंस में दिए हुए हैं, कि मान लो कि भाई आपने अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी किया है, तो एक सिस्टम रहता है, आजकल तो खैर आईपैड्स वगैरह में काफी छोटे छोटे सिस्टम्स आने लग गए हैं, तो एक सिस्टम होता है कि बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई तो आपके सिस्टम को चलाता रहता है, बैकअप देता रहता है कुछ टाइम के लिए। उसका नाम पूछा है कि क्या है, लाइन कंडीशनर है, जनरेटर है, यूपीएस है, या फिर सर्ज है। बताने के राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसका वेबसाइट, इसका जो टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको यहाँ से मिल जाएगा पीडीएफ इसका, और यहाँ से मिलेगा यूट्यूब से आपको बाकी फर्दर वीडियोस। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। अपनी बेहतर सुविधा के लिए ज़रूर आप जो है वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ। आने वाले टाइम में मैं ऐसे आईसीटी के सवालों को आपको करवाऊंगी जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे एब्रीवेशंस क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। एनी सजेशन, एनी कमेंट हमेशा वेलकम है आपका। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।